किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि हम एक सही स्ट्रेटेजी चुनें। कैसे हमें पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, हमें कौन सी सब्जेक्ट्स को किस तरह से पढ़ना है, एक कम्प्लीटली स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके लिए हम यहाँ पे आरआरबी जेईई का एक कंप्लीट एनालिसिस लेके आए हैं, जो कि आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को इसमें बताएंगे। तो जो बाकी ब्रांच वाले हैं वो सीबीटी 1 देख सकते हैं यहाँ स्टार्टिंग का वीडियो। जब मैं सिविल के बारे में बात करूँ तो वो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो कॉमन है उनके लिए ये मैं ही कहना चाहूँगा कि देखो, आरआरबी में बाद में टाइम बहुत कम मिलता है। तो आप किसी भी ब्रांच के हो, आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में एटलीस्ट टेक्निकल को भी आपको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। अदरवाइज आप 2018-19 की जो वैकेंसी आई थी उसमें आपको पता है कि कितना कम टाइम दिया गया था, तो उतने कम टाइम में आप टेक्निकल को नहीं कर पाओगे कवर। इसीलिए आपको दोनों को कैसे साथ में लेके चलना है, और जैसे आपके जो जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ, इनमें किन किन टॉपिकों से कितने क्वेश्चन आते हैं वो सारा इसमें आपको बताया जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आगे हम बात करेंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो देखो, ये पेपर 2 स्टेजों में होगा, सीबीटी 1, सीबीटी 2। सीबीटी 1 आपका पहले लगेगा, उसमें आप अगर पास होते हो तो आपका सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 में भी पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये सारी स्टेजेस है इसमें आरआरबी में। ओके, देन सीबीटी 1 स्क्रीनिंग नेचर का होगा, जिसके मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा फाइनल मार्क्स में। मेरिट जो बनेगी वो सिर्फ सीबीटी 2 के बेसिस पे बनेगी। ओके, ठीक है। लेकिन सीबीटी 1 के मार्क्स कहाँ पे लाई करते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ जाएगी सीबीटी 1 में भी। तो सीबीटी 1 में आपने जितने डिपार्टमेंटों की कट ऑफ क्लियर करी है, आप मेंस में उन्हीं के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, पहले ये था, अभी आरआरबी क्या रखता अपने हिसाब से, इसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन काफ़ी एग्जामों में ऐसा ही हो रहा है। एनटीपीसी भी लास्ट टाइम हुआ था, आई थिंक रेलवे का एग्ज़ाम, उसमें भी इसी तरह से किया था उन्होंने। ठीक है, सो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 है। एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप देखो सीबीटी 1 का, तो यहाँ पे आपके टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं। टाइम आप, ठीक है, और 90 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, नेगेटिव 1/3 है, तो नेगेटिव ज़्यादा है, थोड़ा सोच समझ के अटैम्प्ट करना है आपको। मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस मतलब आपकी जीके बहुत ही कम है, 15 नंबर, इसमें इंक्लूडिंग द करंट अफेयर है ये। ठीक है, और करंट अफेयर भी इसमें आती है। साइंस बिल्कुल अलग कर दी यहाँ पे 30 नंबर की, तो साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप देखे जाए यहाँ पे सीबीटी 2 का, तो सीबीटी 2 में भी साइंस का काफ़ी सही वेटेज है। यहाँ पे देखिए आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री 15, ये भी साइंस का हो गया। कंप्यूटर भी आप वैसे मतलब एक तरह से उसी का पार्ट है, और एनवायरनमेंट, ये सारा साइंस का ही पार्ट में आप काउंट कर सकते हो। जैसे हम जनरल जीके उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस, साइंस और करंट अफेयर, इस तरह से। ओके, सो आपको यहाँ पे सिलेबस की बात करें हम, तो यहाँ पे इस तरह से आपका सिलेबस दिया गया है। मैं अभी इस पे आऊँगा वापस से, पहले आप देख लीजिए यहाँ पे सीबीटी 2 का पैटर्न। सीबीटी 1 पास होने के बाद आपका सीबीटी 2 होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस 15, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, कंप्यूटर 10, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन 10। ठीक है, और टेक्निकल आपका, जैसे आप जिस भी ब्रांच से हो तो उतना ही आपका, और यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। टाइम आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसका भी यहाँ पे ये सिलेबस दिया हुआ है, और सिविल का भी सिलेबस है, जिस पे मैं आगे आने वाले टाइम में भी एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपरली। ठीक है, ये आपका आरआरबी जेईई का सीबीटी 2 का सिविल का बैटेज है पूरा। लास्ट टाइम पे आपकी 4 शिफ्ट हुई थी, उनका ही बैटेज यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो और यहाँ पे आपका ये है सीबीटी 1 का। सीबीटी 1 आपके लास्ट टाइम पे 36 पेपर हुए थे टोटल, जिनका ये सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। तो मैं अभी इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपके। सबसे पहले हम लेंगे जीके। तो जनरल अवेयरनेस में देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो करंट अफेयर, ये टोटल 15 नंबर की है मात्र। इस 15 नंबर में से आप कैसे नंबर ला सकते हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी बुक पढ़ोगे तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। अगर जैसे ल्यूसेंट है तो वो काफ़ी मोटी हो जाती है। अब 15 नंबर में 5 नंबर तो करंट अफेयर के ही गए, फिर 10 नंबर के लिए क्या आप इतनी मोटी बुक पढ़ोगे। तो इसके लिए आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। तो देखो करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। इनमें जनरली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, जनरली या तो कोई अवार्ड वगैरह पूछ लेंगे रिसेंटली, या आपके जो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा देते हैं, कुछ नई बुक्स वगैरह उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर को आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे PDF, ठीक है। आपको हमारे पास हम हर महीने की करंट अफेयर आपके लिए PDF अवेलेबल करवाते हैं, उसका वीडियो भी आता है, प्लस आप करंट अफेयर को एज ए टेस्ट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऐप पर, ठीक है। ओके, अब इसमें बात आती है जैसे आपके आर्ट एंड कल्चर की। ओके, सो आर्ट एंड कल्चर में मैंने देखा कि एक तो बहुत ही फेमस टॉपिक है इनका डांस, नृत्य। इससे क्वेश्चन हमेशा मैंने ऑलमोस्ट हर सेट में देखा है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो कुछ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ही कुछ मंदिर वगैरह है, कुछ अलग अलग आकृति कलाकृति वगैरह, उनमें तो आर्ट एंड कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। स्पोर्ट में ये बेसिक भी स्टैटिक भी आता है, जैसे कि आपको किसी प्लेयर का नाम दे दिया और पूछ लिया ये किस खेल से संबंधित है। ऑल्सो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए कि जैसे हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, एसेट्रा अलग अलग चीज़ें पे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा देखे गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ नया हुआ है तो उसको बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इनको कौन चयन करता है इनका, इस तरह के क्वेश्चन। प्लस अमेंडमेंट पूछ लिए जाते हैं इम्पोर्टेंट जो हुए हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लेना। एकदम फ्री के नंबर है, बहुत ही लिमिटेड है, पॉलिटी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और उसमें से ईजिली क्वेश्चन फंस जाते हैं। हिस्ट्री में ज़्यादातर जो इन्होंने 2 टॉपिक आपके हैं, एक तो आपकी आएगी प्राचीन नॉर्मल मतलब जो, और एक आपका फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट। और कुछ ज़्यादातर मैंने बाकी के इसका देखा कि इसमें मुग़ल काल पे काफ़ी क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है। तो एक तो फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट और एक आपका मुग़ल काल, ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो। ज्योग्राफी में मैंने जो क्वेश्चन देखे उनमें इन्होंने क्या किया गया था कि रिवर के काफ़ी क्वेश्चन दिए गए थे, एक माउंटेन्स रीजन्स वगैरह, ठीक है। प्लस मिनरल्स, खनिज वगैरह किस में कौन से पाए जाते हैं, एसेट्रा। तो ये 3 टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सेट से ही दिए। देखो जीके बहुत ही छोटा पोर्शन है तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझाना ज़रूरी है। वीडियो बड़ा होगा लेकिन मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट ब्रीफ एनालिसिस दे रहा हूँ हर एक उसका, ठीक है। तो इस तरह से आप जीके में नंबर ला सकते हो। प्लस हाँ, एक टॉपिक और, इसमें सिटीज़ के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि अलग अलग सिटियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, प्लस कौन सा शहर किस वजह से फेमस है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जीके में देखने को मिले हैं। तो जीके का ये पूरा आपका कंप्लीट एनालिसिस हो चुका है। अब बात करते हैं जीके के लिए बुक कौन सी रेफ़र कर सकते हो आप। तो जीके के लिए आप देखो मनोहर पांडे आती है पतली सी, ठीक है, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको PhD करनी है तो आपको मैं एक तो लूसेंट बुक आती है, जिनको कि मुझे बहुत अच्छे से बताओ, अच्छी बुक, ये तो बहुत पतली सी बुक है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हो। उसके अलावा एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है दिग्दर्शन, ये भी आप बुक रेफर कर सकते हो। 3rd नंबर ज्ञानचंद यादव राइटर है, इनकी बुक आती है जीके की, वो आप रेफ़र कर सकते हो। ये तीनों बुक मेरी देखी हुई है, मेरे को सबसे अच्छी ये बुक लगी थी, लेकिन इसका भी शायद नया एडिशन आई डोंट नो आया है नहीं आया है, इसका आ चुका है, ये भी बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँगा दिग्दर्शन, सेकंड पे ल्यूसेंट, देन ज्ञानचंद यादव। सो ये जीके के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। और भी आपको अच्छा करना है तो आप क्या कर सकते हो, काफ़ी सारी बुक्स आती है जिनमें जैसे आपको RRB के, JEE, NTPC, उसके बाद में ALP, टेक्नीशियन, ग्रुप D, ठीक है, RPF, ये सारी एग्ज़ामों के PYQ भी आपको मिलते हैं जीके के एक जगह। इस तरह की भी बुकें चलती है, लेकिन वो आपको अगर ज़्यादा ही पढ़ना हो तो। बाकी मेरी तरफ से देखो, आप ये कर लोगे और टेस्ट सीरीज वगैरह कर लोगे बहुत है, फालतू में टाइम ख़राब नहीं करना है आपको, ठीक है।
ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें भी पढ़नी होती है, हमेशा थोड़ा सा अपने आप को उसी तरह से डाल के चलिए। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। सो रीजनिंग में आपको ये कहना चाहूँगा कि एक ये फ्री के नंबर है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, सॉरी, जनरल अवेयरनेस, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज जो लेटेस्ट है उनके, बर्ड स्पॉट, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो यही चीज़ें मैंने आपको बताए थे, इनसे ही क्वेश्चन आने हैं सारी चीज़ें। इकोनॉमी से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे गए हैं, तो आप इसमें क्या याद रखिएगा, एक तो बजट पढ़ लीजिएगा, बजट में उसको रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है बस। तो एक तरह से करंट का पार्ट हो गया, तो इकोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ओवरव्यू जो मैंने पतली सी बुक बताई है उससे पढ़ लेना। अब बात करते हैं हम रीजनिंग का। तो रीजनिंग में ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, सिलेबस में। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना, सिलेबस में जो टॉपिक है वही पढ़ना, फालतू के टॉपिक बिल्कुल जो नाम नहीं है वो मत पढ़ना, एक चीज़ का ये ध्यान रखना। दूसरा, इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे, ये रहा डेटा इंटरप्रिटेशन। ये टॉपिक वैसे रीजनिंग में नहीं आता, ये मैथ में जाता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। सेम अगर आप मैथमेटिक्स में देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने कैलेंडर एंड क्लॉक डाल रखा है, और जनरली ये रीजनिंग में पूछा जाता है। हालांकि अलग अलग एग्जामों में अलग अलग कंसिडरेशन रहता है, तो आपको पढ़ना तो है ये कुल मिला के। तो हम रीजनिंग पे आते हैं कि रीजनिंग में कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस तरीके के। ये आपका रीजनिंग का बैटेज है यहाँ से, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देन आपके नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, 2 तरह से इसको डिवाइड किया गया है, नंबर और लेटर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है रिलेशंस पे, तो इसमें आपको कंडीशन दे दी जाती है, उसके बेसिस पे आपको ब्लड रिलेशन बताना होता है। एनालॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका बैटेज फ्लक्चुएशन होती रहती है, कई बार ज़्यादा भी पूछ लिया जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, जब भी ये पेपर में आए पेपर को इसमें स्टार मार्क, इसको मार्क कर लेना, बाद के लिए रखना, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें। सेकंड आप मैथमेटिकल ऑपरेशन जस्ट लाइक बोर्ड मास, ऐसे कुछ क्वेश्चन, मतलब अलग अलग तरह की कंडीशन दे दी जाती है। उसके बाद में सिलोजिज्म, सिलोजिज्म का ऐसा है कई क्वेश्चनों में इसमें पेपर्स में सिलोजिज्म का बैटेज बढ़ा भी दिया गया था। जंबलिंग, ये आपके टॉपिक दिया गया है लेकिन इसके में क्वेश्चन ना के बराबर ही आए हैं, इससे कभी कभार ही क्वेश्चन पूछा है। वेन डायग्राम हमेशा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पक्का है ही इसका। डाटा इंटरप्रिटेशन सफिशिएंसी, तो डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई क्वेश्चन मुझे तो जल्दी से दिखा नहीं, सफिशिएंसी पे क्वेश्चन देख लेना आप बस, ठीक है। फिर आपका कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, और एक आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये एक तरह से वही पार्ट है सारा, इसको भी आप दोनों को ले लो, और डाटा वेन डायग्राम, तो ये सारे एक कई पार्ट अगर आप बोल सकते हो रीजनिंग में, इनको आप अलग अलग मेथड से पढ़ते हैं। तो ये वाले टॉपिक बहुत ज़रूरी है, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, अच्छे से इनको पढ़ लेना। उसके बाद सिमिलरिटी और डिफरेंस क्वेश्चन इस पर नहीं आते हैं, बहुत ही कम आए पिछली बार तो, ठीक है। फिर एनालिटिकल रीजनिंग, इस पर भी सिमिलर हाल था। क्लासिफिकेशन, इससे क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। डायरेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का बैटेज है। बुक्स की बात करें रीजनिंग के लिए तो काफ़ी सारी बुक चलती है मार्केट, आपके पास जो बुक हो उसी से पढ़ लीजिए, नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नई बुक खरीदना चाहते हो देन आई कैन रिकमेंड यू दिस बुक, पीयूष सर की बुक है, ठीक है। एक और बात, मैंने जितनी भी यहाँ पे बुक बताई है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हिंदी में भी मांगते हैं, तो उनके लिए तो ये हिंदी में भी अवेलेबल है, ये भी हिंदी में अवेलेबल है, सेम बुक। इसी तरह से वीडियो को प्रिपेयर किया गया है। सो रीजनिंग को क्या करना, आप डेली का 1 घंटे भी पढ़ लोगे आराम से, 25 में से आपके 22-23 नंबर कोई नहीं रोकने वाला। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइए, रीजनिंग में बहुत ईजी आती है, ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं आती है, ठीक है। और जितना हो सके रीजनिंग को मैं तो यही कहूँगा, एक बार अगर आपने बेसिक आपके क्लियर है तो रीजनिंग के लिए कोई बुक मत लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन तो सब कर देते हैं, मेन प्रॉब्लम आती है टाइम कंज्यूमिंग की। दूसरा, आपको पता हो तो आपका रेलवे का पेपर आएगा मिक्स, ये सबसे बेकार लगा मुझे देख के। यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का हो गया तो दूसरा क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं होगा, ये मैथ भी हो सकता है, जीके भी हो सकता है आपका, इस तरह से रैंडमली आता है इसमें पेपर, तो ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है। आप क्या करते हो, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे आप स्विच कर लेते हो कि मैं पहले इसमें
रीजनिंग करूँगा, फिर मैंने जीके करूँगा, फिर मैं इसमें सिविल का करूँगा, ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते आप। सब कुछ मिक्स आएगा पेपर यहाँ पे। ओके, तो ये आपका रीजनिंग की बात हो गई है यहाँ पे। देन हम फॉरवर्ड करते हैं अपना आगे का, वो है आपका मैथमेटिकल पार्ट। 30 नंबर का आएगा। अगर हम यहाँ पे जो आपके इनकी बात करें टॉपिक्स की, तो यहाँ पे ये टॉपिक दिए गए हैं सारे। कैलेंडर क्लॉक को आप कहीं से पढ़ लेना, ये रीजनिंग में भी मिल जाता है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये टॉपिक आपको रीड करने हैं। अब इसमें से इनका क्या क्या बैटेज है और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन 1 से 2 क्वेश्चन, कई जगह इनका बैटेज बढ़ा भी है तो ये इंपॉर्टेंट है। एवरेज इसको क्वेश्चन बहुत ही कम मिले मुझे इसके। एचसीएफ एलसीएम हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज वही 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम वर्क को आप 2 जगह से कंबाइन कर सकते हो, टाइम वर्क और टाइम डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों टॉपिक सिमिलर ही लाइक करते हैं तो इनको अच्छे से कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका प्रॉफिट लॉस है, हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इससे हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ज़्यादा। टिग्नोमेट्री को लेके 3 से 4 क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं अलग अलग। कई जगह आपके साइन कॉस का अलग अलग वैल्यूज़ दे दी जाएगी और आपको एक इक्वेशन उसकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। टिग्नोमेट्री आप बहुत एडवांस लेवल वाली टिग्नोमेट्री मत पढ़ना, बेसिक टिग्नोमेट्री आती है आपके सिर्फ। स्टैटिक्स इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, बाई चांस कोई क्वेश्चन देखा गया है। बॉड मास का एक क्वेश्चन, डेसिमल का भी एक आध क्वेश्चन ही मिलते हैं। फ्रैक्शन का भी आपको 1-2 क्वेश्चन ही मिलेंगे मुश्किल से। मेंसुरेशन बहुत ही कम पूछा जाता है। एलजेब्रा के भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, इक्वेशन वगैरह दे देते और उसमें वैल्यूज फाइंड आउट। ज्योमेट्री के भी यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आपको फार्मूला बहुत अच्छे से रट लेने, काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट के क्वेश्चन जनरली नहीं देखे गए हैं। एज कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन ऑन एवरेज आता है हर शिफ्ट में। कैलेंडर क्लॉक में से एक क्वेश्चन ऑन एवरेज लेके चलिए आप। सेम ये पाइप सिस्टम अलग से कोई टॉपिक ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो पाइप सिस्टम में क्या होता है कि एक टंकी भरने में कितना टाइम लेगी, खाली होने में कितना टाइम लेगी। दरअसल ये सेम टॉपिक होता है टाइम वर्क वाला। तो टाइम और वर्क है ना, ये बिल्कुल सेम लाई करता है। इसमें मतलब सेम फॉर्मूला लगते हैं, सेम तरह का कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो ये एक तरह से आपके सेम ही टॉपिक है। मैथ में अगर हम बुक की बात करें, ठीक है, तो मैथमेटिक्स की काफ़ी सारी बुक आती है मार्केट में। मुझे यहाँ पे किरण की ये बुक काफ़ी बढ़िया लगी, जो कि अभिनय सर है उनके द्वारा है। ये बाइलिंगुअल भी है, आपका स्मार्ट मैथमेटिक पार्ट और एडवांस दोनों कवर है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है मैथ की तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप बुक लीजिए। हाँ, मैथ में और कौन सी बुक है, जैसे आप माथुरिया पढ़ सकते हो, माथुरिया भी अच्छी है, ठीक है। आप इसके अलावा जो राकेश यादव सर की बुक है वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप गगन प्रताप सर की बुक है वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा आदित्य रंजन सर हैं, उनकी बुक भी आती है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। तो काफ़ी सारी बुक अवेलेबल है मार्केट में मैथ के लिए, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। आप कोई भी बुक आपके हिसाब से ले सकते हो। मुझे जो अच्छी लगी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है। तो मैथ को थोड़ा सा अच्छे से करना, इसमें टाइम लग जाता है। अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। दूसरा, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए कैलकुलेशन की। कैसे? CBT 2 में आपको कैलकुलेटर मिलेगा पहली बात, लेकिन वहाँ पे आपका मैथ का मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है। तो CBT 1 में आपके लिए कैलकुलेटर नहीं होगा। और ये मत सोचना कि CBT 2 में कैलकुलेटर है तो क्वेश्चन का लेवल हाई होगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सिर्फ आपको कोचिंग वाले डराएंगे अपने कोर्सेज बेचने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने काफ़ी कोचिंग्स के देखा तो वो लोग बोल रहे CBT 2 में आपका कैलकुलेटर भी मिलेगा, आपको गेट लेवल क्वेश्चन करने होंगे। अब उन लोगों ने प्रीवियस ईयर तो देखे नहीं है अच्छे से अभी, ठीक है। तो CBT 1 में आपको मैथ के लिए क्या करना है, जैसे आपको एक तो नॉर्मल आपको नंबर्स ये पहाड़े वगैरह याद होने चाहिए ताकि आपकी ईजिली कैलकुलेशन हो जाए। प्लस आपको स्क्वायर याद होना चाहिए कि भाई 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 19 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 30 का स्क्वायर कितना हो रहा है। कम से कम आपको 30 तक तो स्क्वायर याद रखने हैं। उसके अलावा आपको क्यूज याद होने चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि भाई जैसे 16 का क्यू कितना हो रहा है, तो कम से कम 20 तक आपको याद होने चाहिए ये भी, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान कर देंगे। प्लस आपको अंडर रूट याद होने चाहिए। तो अंडर रूट 2 से लेके आपको ये जितना आप याद कर पाओ मेन काफ़ी सारी डिजिट तक आपको ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन में डायरेक्टली वहाँ पे हेल्प करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का आप अगर ध्यान रखोगे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्लस एक होता है आपका लॉग की टेबल, तो लॉग की आपकी वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको।
याद रखिए, 2 पे चलता है, एक तो 10 बेस पे और एक ई बेस पे, जिसको हम एल एन बोलते हैं। तो ये आपको ये डाटा को याद कर लोगे तो आपको ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगी चीज़ें। तो मैथ का आपका इस तरह से सारी चीज़ें हो गई है। मैंने आपको टॉपिक भी बता दिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए, सारी चीज़ें। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द लास्ट टॉपिक ऑफ द जनरल साइंस। अब यहाँ पर देखो इन्होंने कितनी सी लाइन लिख रखी, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड। हालांकि 10th स्टैंडर्ड बोलते हैं लेकिन लेवल देते हैं ये 12th का। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम, साइंस आपके CBT 2 में भी है, और CBT 2 में जो साइंस का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखो, अगर आप जनरल अवेयरनेस का देखोगे सेम सिलेबस दे रखा है। ठीक है, कंप्यूटर आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर दोगे। ठीक है, और पॉल्यूशन भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आपके जो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री है ये 15 नंबर की, इसमें आपके कई बार न्यूमेरिकल भी डाल दिए जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब आपको हम यहाँ पे इसमें चलते हैं। तो देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सभी इक्वल वेटेज की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ आती है, थोड़ा बायोलॉजी टिपिकल होती है एक तो। इसके क्वेश्चंस कभी कभार कुछ वेटेज, कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ पेपर्स में बहुत ज़्यादा भी बढ़ गए एक्चुअली, और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन इसमें डाले जाते हैं। फिजिक्स में कई बार माइनर न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं CBT 2 में। 1 में नहीं, 1 में न्यूमेरिकल नहीं डाले गए, सिंपल क्वेश्चन आए एकदम। लेकिन इसमें बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस को आपको बिल्कुल बहुत डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। साइंस इतनी डेप्थ में आती है कि आप ना पूछिए। साइंस इन्होंने लिख रखा है, लेकिन साइंस में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। रेलवे की साइंस सबसे टफ साइंस आती है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखा जाए, तो इसमें आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो आपको इसके लिए सबसे मार्केट में जाना, सबसे मोटी बुक उठा के लानी है, तभी साइंस में नंबर आ पाएंगे। नहीं तो भूल जाना आप साइंस में नंबर, आप पढ़ के जाओगे हवा ही नहीं लगेगी कहाँ से क्या क्वेश्चन आया। तो जैसे ये एक अरिहंत की बुक आती है, इसमें आपको ये हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आपको जो लगे वो आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपके साथ ही साथ क्या भी कवर हो जाएगा, आपका कंप्यूटर भी आ जाएगा इसमें, प्लस आपका जो एनवायरनमेंट वाला पार्ट है ना वो भी इसमें है CBT 2 का, तो दोनों यहाँ से भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस आपको और क्या करना पड़ेगा, मैं बोला ना साइंस के लिए सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। साइंस के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा कि साइंस की बुक आती है मार्केट में प्रीवियस ईयर पेपर की, जिसमें आपको ये आपके क्या नाम है, ठीक है, जिसमें RRB JEE ग्रुप D, ठीक है, और आपके RPF SI कांस्टेबल, उसके बाद NTPC ALP टेक्नीशियन, इन सभी के सारे आपको पेपर्स मिल जाएंगे। तो उन पेपर की बुक को ज़रूर लगा लेना आप PYQ। इसमें आपको किरण की भी मिल जाएगी बुक, आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की भी मिल जाएगी, और एक स्पीडी करके एप्लीकेशन आता है उसकी भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी बुक अवेलेबल मार्केट में, कोई सी भी, अगर आपको साइंस को और भी बेहतर बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको ये काम और करना है, RRB JEE के पिछली बार जितने भी पेपर्स हुए थे वो यहाँ पे इस बुक में दिए गए हैं। ठीक है, तो आप डेली का एक पेपर लगाओगे तो आपका 1 महीना में तो रेलवे के पुराने पेपर हो जाएंगे आपके सारे। तो इन पेपर्स को आप जब करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके CBT 1 में किस किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ कि आप रेलवे का भी रिसेंटली जो पेपर होंगे, आपका JEE का एग्ज़ाम से पहले यहाँ पे कौन से एग्ज़ाम होंगे, ALP टेक्नीशियन और RPF, ये सब आपके JEE से पहले हो जाएंगे मोस्टली। तो इनके जो पेपर आए ना उनको एक बार देख जाना कि क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। बाकी इनमें से डेली एक पेपर करोगे, आपको CBT 1 का सारा पैटर्न समझ में आ जाएगी कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। इसमें एक यूथ की भी बुक आती है, उसमें 36 पेपर है, लेकिन उसमें एरर बहुत है, इसलिए तो आप यूथ वाली बुक्स मत लिया करो, उनमें एरर बहुत ही ज़्यादा रहता है, आपका कंसेप्ट घुमा देगी और क्वेश्चंस गलत करवा देगी। ठीक है, किरण का काफ़ी बेहतर काम है यूथ से, तो आप यूथ की बजाय यहाँ पे किरण रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका CBT 1 का सारा कंसिडरेशन हो गया। इसके बाद आपको CBT 1 में एक ही काम करना है, वो है टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज के लिए आपको टेक्स्ट बुक है ऑप्शन, प्लस आपको हमारी तरफ से भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप कोई भी देख सकते हो। ठीक है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। और अब हम जाते हैं CBT 2 की तरफ। तो CBT 2 में अगर हम देखें
तो यहाँ पे देखो आपका नया क्या जुड़ रहा है, जनरल अवेयरनेस मैंने बात कर ली, सेम है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका इसी से कवर हो जाएगा जो मैंने आपके बताए, ठीक है। कंप्यूटर पे हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो कंप्यूटर आपको बुक मैंने बताई दी है। यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। कुछ आपके MS ऑफिस वगैरह की कई बार शॉर्टकट पूछ लिए जाते हैं, कुछ बेसिक इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन। तो ये आपके, अगर आपने सिविल से हो तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें भी जनरली ये सब्जेक्ट आता है और वहाँ पे सिविल भी अलाउ होता है। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि ओजोन लेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे ड्रेन के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो गई, आपके एनवायरनमेंट इफेक्ट असेसमेंट हो गए। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो ये आपको उसमें मिल जाएगा। और अगर आप सिविल से हो तो आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा इन चीज़ों को, तो ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। इसके मैं आपको नोट्स भी दे दूँगा, वैसे हमने बना रखे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, तो उसमें से आप ये जो आपके टॉपिक सिलेबस में है वो आप पढ़ लीजिएगा, ओके। और बुक आपको बताई रखी साइंस वाली, उसी से ये कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे सिविल वाले पोर्शन की। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैटेज की तरफ, ठीक है। एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपके लिए, पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स में सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी यहाँ पे, तो उसके बाद में यहाँ पे कुछ शिफ्ट का वापस से एग्ज़ाम करवाया गया था। फॉर एग्जांपल ये तो 28 को हुआ था आपके पेपर, ये 29 को हुआ था, लेकिन ये पेपर आपका सीधा हुआ था 19 सितंबर को री एग्ज़ाम। तो जिन शिफ्टों की वापस से एग्ज़ाम हुई थी ये उनका पेपर है। तो हमने इस पेपर का भी आपका वेटेज तैयार किया। काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसा पेपर हुआ था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी हमने बना लिया है, आपको सॉल्यूशन एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, तो देखो ये उस पेपर है, आप देख पा रहे होंगे। सॉल्यूशन आपको बहुत ही डिटेल में, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे आपको बहुत ही अच्छे से इसका सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है रेलवे का, यहाँ पे पूछ रहा है स्विच इज नॉन एज, तो ये हील डाइवर्जेंस के ऊपर क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे आपको हील डाइवर्जेंस का हमने डायग्राम दे दिया, इसके रिलेटेड थ्योरी दे दी इसकी, ठीक है। उसके बाद आपके जो बाकी के ऑप्शन है कि फ्लेंज वे क्लियरेंस, इसका भी यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, प्लस डायग्राम दिया है। फिर आपको थ्रो ऑफ स्विच का दे दिया, स्विच एंगल की भी डेफिनेशन दे दी है। तो हमारा सॉल्यूशन बनाने का मोटिव ये होता है कि हम आपका कंप्लीट कवरअप यहाँ पे लेके चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 59, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बैटर पाइल के ऊपर, तो बैटर पाइल को एक्सप्लेन कर दिया। देन आपका एंड बियरिंग पाइल भी एक्सप्लेन है, अंडर रिम्ड भी है, फ्रैक्शन पाइल भी है। तो ये सॉल्यूशन हर एक शिफ्ट का इस तरह का आपको विथ सॉल्यूशन, ये PDFs और इनके सबके वीडियो सॉल्यूशन, प्लस आप इन क्वेश्चन को एज ए टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो ऐप पे जाके। और बाकी ये चीज़ें तो हम फ्री में दे देंगे आपको, PDF फ्री मिल जाएगी, वीडियो सॉल्यूशन भी इसका फ्री मिलेगा। और आप टेस्ट सीरीज लोगे तो उसके साथ आप इनको एज ए टेस्ट भी प्रैक्टिस कर पाओगे फ्री, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आप देख ही पा रहे होंगे, बढ़िया से एकदम प्रॉपर बनाया गया है यहाँ पे, ओके। अब हम वापस से आते हैं अपने पार्ट पे। अगर आप देखो क्वेश्चन भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चंस का लेवल देखिए आप एक बार, आपको न्यूमेरिकल तो दिख भी नहीं रही होंगे, कोचिंग वाले गेट के नाम से डराते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे तो बेसिक चीज़ें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आप देखते चलिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। कोई भी आपको बताइए कि कोई टफ क्वेश्चन नज़र आ रहा हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एकदम। कुछ माइनर न्यूमेरिकल बिल्कुल नाम मात्र के फॉर्मूला बेसिस, ठीक है। तो इस तरह से आपका है ये। कोचिंग वालों को अपने बैच बेचने होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ सेल करनी होती है, तो आपको डराते हैं ताकि आप बाय कर लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए बिल्डिंग मटेरियल। अगर आप ध्यान से देखिए तो पूरी की पूरी सब्जेक्ट वाइज बैटेज में अगर कोई सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है तो वो है BMC। मतलब BMC को मैंने यहाँ पे 2 के साथ कंबाइंड किया है। एक आपका जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है जिसमें डोर, विंडो, लिंटल, फाउंडेशन, शटरिंग, फॉर्मवर्क एक्सेट्रा हम रीड करते हैं, उसको भी मैंने यहाँ पे साथ में लिया है। तो ये दोनों सब्जेक्ट मिला के 28, 26, 22, 25। अब एक बार आप बाकी सब्जेक्टों के बैटेज देखिए, किसी का भी बैटेज 8-9 नंबर से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अकेली आपकी बिल्डिंग मटेरियल सबसे बड़ी है। तो बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड जिसको हम BCME नाम देते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, इन दोनों सब्जेक्टों को तो रट जाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर यही देके जाएगी आपको। इसके बाद एस्टिमेशन कॉस्टिंग 4 से 5 नंबर के
इस पर जनरली आप तो आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको या तो कोई पूछ लिया जाएगा कि बताइए आपकी डीपीसी को किस में मेजर करते हैं, या फिर आपको सिंपल कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा जहाँ पे क्वांटिटी उनकी सीमेंट की क्वांटिटी, कई बार एग्रीगेट, ठीक है, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, या नंबर ऑफ ब्रिक्स वगैरह निकलवा ली जाती है। फिर आता है सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल में आपके 8-9 क्वेश्चन का बैटेज है, अच्छा बैटेज। अगर इसके बाद देखा जाए तो आपके बीएमसी के बाद में, तो बीएमसी के बाद आपकी सॉइल इंपॉर्टेंट है, सॉइल के बाद आपका यहाँ पे सॉम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सॉइल है, सॉइल में भी ज़्यादा पहला चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, उसके बाद में कंसोलिडेशन वाला और शियर स्ट्रेंथ वाले और परमेबिलिटी, ये सारे टॉपिक है ना स्टार्टिंग के, इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हाईवे 4-5 नंबर का आता है। रेलवे, रेलवे भी ज़्यादा नंबर का बैटेज नहीं है, बहुत ही कम कम पूछा गया है, बेसिक छोटा सा सब्जेक्ट है, आराम से आप पढ़ सकते हो। सॉम में ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, देखो कई शिफ्ट में 9-9 नंबर तक गया है, तो इसको आप ठीक से कर लीजिएगा। आरसीसी अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आरसीसी को अच्छे से लीजिएगा। स्टील स्ट्रक्चर एक मॉडरेटली लाई करती है, ठीक है। एफएम है, तो यहाँ पे हमने जो ये एफएम में, एफएम का ज़्यादा बैटेज तो है नहीं अगर देखा जाए। सर्विंग का भी एक ऑन एवरेज बैटेज रहता है। अप्लाइड मैकेनिक्स ठीक ठाक दिया है इन्होंने। सीपीएम पर्ट नहीं, ठीक है। ऑटोकैड 1-2 क्वेश्चन आते हैं बेसिक, आप सिविल बूस्टर हैंडबुक से पढ़ लेना, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। इरिगेशन वही 2-3 क्वेश्चन। एनवायरनमेंट ठीक ठाक आता है यहाँ पे, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इंजीनियर ड्राइंग, इसका बैटेज ठीक है अगर देखा जाए तो मॉडरेट। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने बहुत कम पढ़ा होगा, इसके आपको हम कोशिश करेंगे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दें। टनल एक शिफ्ट में 1 नंबर का आया था, और एक शिफ्ट में और था 1 नंबर का एक्चुअली शायद, ठीक है, मतलब सॉरी, उसमें इन चारों में नहीं था, कभी एक बार पहले और हुआ था। तो टनल बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले आप देखिए, अब तक रेलवे के जो 100 पेपर है उनमें से मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन टनल पे आए, तो ये बहुत ही माइनर है। स्ट्रक्चर एनालिसिस भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं बेसिक एकदम। एयरपोर्ट 1-2 क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट वही 1-2 क्वेश्चन, ब्रिज मात्र 1 क्वेश्चन आया है देखो। इंजीनियर इकोनॉमी सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन नहीं है, लेकिन इससे 1 क्वेश्चन दे रखा है। हाइड्रोलॉजी सिर्फ एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए बस, तो ये भी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है नहीं। अब आपको करना क्या है टाइम बचाने के लिए CBT 2 के टाइम पे, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि जिन सब्जेक्ट का बैटेज अच्छा है, जो आपकी मेजर सब्जेक्ट है, उन पे तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और जो माइनर बैटेज वाली जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, उन सब्जेक्टों को उनको सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने हैं, उनके नोट्स पढ़ लेना, और कोई मामूली से नॉर्मल क्वेश्चन लगा लिया आपने बस। लेकिन इनको बैटेज वाली ज़्यादा सब्जेक्ट है, इनको अच्छे से पढ़ना है। तो रेलवे में देखो मेन बात यही है कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है तो लेवल हाई नहीं आएगा, आपको बस डाटा याद रहना चाहिए। ये रेलवे का एक सबसे वो है मेन। अब आपके सिलेबस को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ यहाँ पे आपको। सबसे पहले आपका इंजीनियर मैकेनिक्स आता है, इसमें आपको जनरली क्वेश्चन आते हैं। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ लेना, और एक आपके फोर्सेस वाला चैप्टर, 2 चैप्टर इसमें अच्छे से कर लेना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर में क्या आ गया आपका अर्थवर्क फाउंडेशन, तो ये भी एक तरह ये एक ही सब्जेक्ट है। फिर इसने सुपर स्ट्रक्चर को भी अलग सब्जेक्ट बना के लिख दिया, और सुपर स्ट्रक्चर इसके फोल्डिंग, शोरिंग वगैरह, डोर विंडो, ये सब आ गया इसमें। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लास्टर वगैरह करेंगे, फ्लोर फिनिशिंग वगैरह, तो ये इसको भी एक सब्जेक्ट बना दिया इसने। इसके बाद आपका बिल्डिंग बनने के बाद बाई चांस क्रैक्स हो गए तो उनको मेंटेनेंस वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी है। तो देखा जाए तो ये 7 नंबर से लेके से और ये यहाँ तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 2 से 7, ये आपके BMC प्लस BCME है, एक ही सब्जेक्ट, 2 ही सब्जेक्ट है ये, और इनका ही सबसे ज़्यादा बैटेज है। तो ये 2 नंबर से लेके और 7 नंबर तक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके आपको क्या करने, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले जिस बुक से लगा डालो, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाइए इनके, क्योंकि जो है यही है, ठीक है। तो इन सब्जेक्टों को तो अच्छे से रट लो, इनके आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से मिल रहे लगाए जाओ, ठीक है। तो इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे ड्राइंग, तो 4-5 क्वेश्चन तो आ जाएंगे ड्राइंग से नॉर्मली। इसमें जो नॉर्मली वो सिंबल वगैरह पूछ लेते हैं, कई बार पेंसिल है आपके ड्राइंग, जो स्केल वगैरह है या उनकी थिकनेस वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF वगैरह निकलवाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी को हम जनरली RCC के साथ कंसीडर करते हैं, कई जगह अलग भी पढ़ते हैं, तो इस पर भी बेसिक कुछ क्वेश्चन आते हैं। सर्वेइंग
आप टॉपिकों के नाम लिख रहे हुए वो आप पढ़ लेना है यहाँ से। यहाँ पे आपके रिमोट सेंसिंग भी एक टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको याद रखना। कई लोग इसको स्किप कर देते हैं, तो यहाँ से बिल्कुल टॉपिकों के नाम पढ़ते जाना आप, ठीक है। और आपके जो फील्ड एस्ट्रोनॉमी वाला चैप्टर सिलेबस में नहीं है। देन आपका ऑटोकैड सिविल बूस्टर से पढ़ लेना, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे। सॉइल में यहाँ पे टॉपिकों के नाम लिखे हुए हैं, इनको ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, बाकी चीज़ें को नॉर्मली पढ़ लेना। जिन टॉपिकों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं उनको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। FM, ठीक है। तो यहाँ पे आपके देखो ओपन चैनल भी आ गया, आपका हाइड्रोलिक मशीन भी आ गया, तो हाइड्रोलिक्स में सब कुछ आ गया यहाँ पे FM में। आपका ज़्यादा बैटेज नहीं है, मॉडरेट है, अच्छे थ्योरी वगैरह ढंग से पढ़ लेना और नॉर्मल क्वेश्चन लगा लेना है। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोलॉजी को अलग से बेसिस, ठीक है। तो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी बहुत ही कम आता है, नॉर्मल पढ़ना है, थ्योरी अच्छे से और थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगा लेने हैं बस, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर और अपना सॉम, इसका बैटेज अच्छा रहता है, इसको ढंग से पढ़ना। ये आप इसमें बस नॉर्मल पढ़ लेना, एक तो कि आपके जो डिटरमिनेसी वगैरह निकालना और नॉर्मल चीज़ें होती है जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन वाले फार्मूला वगैरह, वो चीज़ें पूछ ली जाती है इसमें, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के फार्मूला वगैरह, ठीक है। तो बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा भी इसमें नहीं। RCC ठीक ठाक पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन ठीक आते हैं। और IS कोड को अच्छे से रीड कर लेना, 456 को, और स्टील के लिए आप 800 को। इनमें जनरली वही आपके इंपॉर्टेंट क्लॉज और डाटा ही पूछा जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बैटेज नहीं है, लेकिन इसमें अंदर बहुत कुछ लिख रखा है, जैसे कि टनल, जैसे कि ब्रिज, और इसी में इन्होंने रेलवे भी लगा रखा है यहीं पे ही, ठीक है। टनल हो गया आपका, ओके। तो आपके टनल, ब्रिज, रेलवे और हाईवे ये रहा नीचे, सब कुछ यहाँ पे आ गया है। एनवायरनमेंट, इसका बैटेज ठीक है, इसको ढंग से कर लेना, ठीक है। फिर आपका आता है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, और इसको आप ये जनरली BMC के साथ ही BCME में आप कवर कर लोगे थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके बाद आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, इसमें भी दो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आप कर लोगे। SSC की प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेना, बहुत है बस। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट, इसमें आप देखे जाए तो जो आपका इंजीनियर इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है वो कई बार यहाँ से कवर किए जाते हैं। कई बार इसको इंजीनियर इकोनॉमी को कुछ जगह पे एस्टिमेशन कॉस्टिंग में भी डाला हुआ है, ठीक है। तो इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे, तो बस इसके नोट्स पढ़ जाना बहुत है, ज़्यादा वो आपको डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। तो इस तरह का आपका रेलवे का सिलेबस है। अब बात करते हैं कि बुक्स के रिगार्डिंगली, तो सबसे पहले आपको लगाने प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो CBT 2 के इसमें बुक में टोटल 97 पेपर्स है आपके RRB के, डिफरेंट RRB के, ठीक है। और रेलवे बोर्ड का आज तक का A to Z जितने भी पेपर्स हुए हैं सारे कवर हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो पुराने जिनको पता नहीं है, रेलवे में पहले पेपर मिक्स हुआ करता था। पहले जो पेपर का बैटेज हुआ था वो होता था 60-90, जिसमें 60 तो आता था यहाँ पे नॉन टेक, सॉरी 90 तो नॉन टेक और 60 आता था टेक्निकल। अब टेक्निकल के इन 60 क्वेश्चनों में भी पहले क्या होता था, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके जो CSIT है, इन सब के मिक्स क्वेश्चन आते थे, टोटली 60 ही एक पेपर में। सिर्फ 2019 से चेंज हुआ जहाँ पे आपका सिविल के अलग कर दिए। उससे पहले क्वेश्चनों में जैसे एक पेपर है और क्वेश्चन सिविल के मिल रहे हैं आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बस, इसलिए रेलवे के पेपर्स ज़्यादा नहीं हो पाते। तो सबसे पहले आपको ये बुक लगा लेनी है, इसमें सारे आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं A to Z सारे दिए गए हैं। बाकी आप और जितनी मार्केट में बुक्स है उसमें किसी में भी सारे पेपर कवर नहीं किए गए हैं, इवन यूथ में भी सारे पेपर नहीं मिलेंगे आपको, तो ये वाली आप बुक कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर जब आप लगाओगे तभी आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे किस सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे ने, ठीक है। अभी लेटेस्ट में जो पेपर हुए थे RRB के, प्रमोशन पेपर भी होते हैं JE के और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के और IN के, वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिए ताकि आपको लेटेस्ट पैटर्न का आइडिया लगे एक तरह से, ओके। सो ये बुक आपको सबसे पहले लगानी है। इसके बाद एक बुक आती है आपकी IS मास्टर की, SSC JE प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसमें आपके 5500 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। तो ये बुक आपको लगा लेनी है। इसके क्यों लगा लेनी है, रीज़न बताता हूँ इसका। देखो आप SSC के लिए भी प्रिपेयर करते हो हर साल, तो SSC के साथ में आपके इसमें अच्छे क्वेश्चन है, TCS लेता है आपका एग्ज़ाम,
और मोस्ट प्रोबेबली आपका रेलवे का एग्ज़ाम भी टीसीएस ही लेगा। ठीक है, अब बात करते हो कि टीसीएस कैसे क्वेश्चन देता है, तो वो आपको पता लग जाएगा। जिन लोगों ने एसएससी जेईई दिया हुआ है उनको आइडिया रहेगा इसका। टीसीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक तो आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चन बहुत डालते हैं। सेकंड कि बिच स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मल्टी स्टेटमेंट में भी उन्होंने दो तरह का कर दिया, एक तो मल्टी स्टेटमेंट और एक होता है यहाँ पे आपके जो नॉन करेक्ट वाले। आपको 4 स्टेटमेंट होंगे, बताएंगे कि कौन सा नॉन करेक्ट है। इसके अलावा इमेज बेस्ड क्वेश्चन, आपको डायग्राम वगैरह दे दी जाएंगे, बताइए किस इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम है, या उनके बेसिस पे कोई आपको कंडीशन से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो टीसीएस के ये पैटर्न है थोड़ा सा, इसको आपको ढंग से करना है। इसके अलावा अगर आप बुक लगाना चाहो तो आपको क्या करना है, टीसीएस के प्रीवियस पेपर लगाने हैं। तो जैसे DSSS है, ये टीसीएस लेता है आपका, डीडीए टीसीएस लेता है, एसएससी टीसीएस लेता है, महाराष्ट्र के जितने भी एग्जाम है वो सारे टीसीएस लेता है, झारखंड जेईई लास्ट 3 टाइम पेपर वो टीसीएस ने लिए हैं। ठीक है, पीजीसीएल, ठीक है, एचपीसीएल, तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम है जो टीसीएस लेता है। तो इनकी प्रीवियस पेपर्स को लगा लेना, क्योंकि पैटर्न आपका वही फॉलो होने वाला है। इवन मार्केट में कोई भी एजेंसी आपका पेपर ले ले, टीसीएस से का लेवल अगर आपने कर लिया, टीसीएस टाइप के आपने क्वेश्चन कर लिए, तो आपका कोई भी एजेंसी पेपर ले, आपका सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये वाली बुक तो आप अच्छे से रट लेना और टीसीएस के जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, और इवन हम मतलब मैं काफ़ी सारे पेपर टीसीएस के विद सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल कर चुका हूँ। ठीक है, आपको हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें टीसीएस के काफ़ी सारे पेपर विथ वीडियो सॉल्यूशन एंड पीडीएफ मिल जाएंगे, और उनको हम एज ए टेस्ट भी अभी अपलोड करने वाले हैं एप्लीकेशन पे, तो आप एज ए टेस्ट भी दे सकते हो। इसके बाद में आपकी बुक आती है ब्रह्मास्त्र, जिसका नाम है सिविल बूस्टर। ये भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ इस बुक की खास बात यह है कि आपको इसमें इम्पोर्टेंट जो डाटा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो सिविल बूस्टर तो आपको रट लेना है। आपके अगर सिविल के जो 100 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें से आपके 50 से 60 क्वेश्चन तो आपके सिविल बूस्टर से आएंगे ही हर हाल में। 50% पेपर होगा आपका, मस्ट देख लेना आप, सिविल बूस्टर से मिल जाएगा। इवन आप पुराने पेपर भी उठा के देख लीजिए आपका कितना बैठे जा रहा है। तो सिविल बूस्टर तो हर इंसान को रट लेनी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि सर ऑटोकैड, ड्राइंग, एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, टनल, ब्रिज, कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट, इंजीनियर इकोनॉमी, इन सब के हमें क्वेश्चंस कई बुकों में दिए नहीं हैं, तो इनका क्या करें। तो इनके 2 तरीके हैं, या तो जैसे मार्केट में काफ़ी सारी बुक आती है, जैसे युद्ध की भी बुक आती है, तो आपने उससे कवर कर लिया। युद्ध की एई वाली जेई वाली बुक मत लगाना, उनमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, तो आप उनसे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लगा लेना, बीएमसी और बीसीएमई, प्लस ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है टनल, ब्रिज, ये सब देख सकते हो। बाकी मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि इन सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चंस हम पीडीएफ दे दें आपको विद सॉल्यूशन, हम कोशिश करेंगे। अभी आपको टाइम मिला तो ठीक है, तो आपको जितना कंटेंट होगा हम प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस आपके पीवाईक्यू जितने भी हुए हैं अभी तक के, वो आपके वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा उनका, और विथ पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको सिविल बूस्टर रट लेनी है। इसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज में आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, पहला तो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे टेस्टों की कोई कमी नहीं है, 1599 टेस्ट प्लस, और अभी तो ये बढ़ाते ही जाएंगे इवन टेस्टों को। तो CBT 1 और CBT 2 के आपको भरमार टेस्ट यहाँ से मिलेंगे। आप टेस्ट देके देके थक जाओगे, लेकिन आपकी टेस्ट सीरीज ख़त्म नहीं होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या लगती है रेलवे इसमें मुझे, इन लोगों ने क्या कर रखा है कि आपका जो जैसे ALP है, RPF है, तो इनके सबके जो टेस्ट है उनको मिक्स करके एक जगह दिखा रखा है इन लोगों ने। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप देखोगे कंसीडर करके, तो जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके जो बाकी एग्जामों में नॉन टेक की मात थे, इन दोनों में लेवल का फ़र्क होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करना है। इनमें कुछ टॉपिक ऐसे भी डाले हुए हैं इन्होंने जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमने वैसे यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज जो दी है बाइलिंगुअल है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपरली जेई का लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाई है, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। इवन इसमें टेस्ट भी हम और बढ़ाने वाले हैं, ये सिर्फ लिखा गया, बाकी टेस्ट और भी ऐड होते जाएंगे। तो ये आपको मिल जाएगी सिविल की गोली ऐप पे, और
ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। तो दोनों टेस्ट सीरीज मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। देखो रीजनिंग में आपने जैसे कोई आपने ने पढ़ा कि कोई भी टॉपिक पढ़ा, आपने नंबर सीरीज पढ़ी, लेटर सीरीज पढ़ी, तुरंत ही उसके क्वेश्चन यहाँ से लगा लिए। तो रीजनिंग के लिए अगर आपने पहले पढ़ रखी बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। टेस्ट सीरीज में भी हमने क्वेश्चन इस तरह से रखा है, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका सीरीज के क्वेश्चन है तो उसमें 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 20 क्वेश्चन हमने मतलब 20 टाइप है, वो 20 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपका हर तरह का कवर अप हो सके। ओके, अब एक होता है टाइम शेड्यूल बनाना थोड़ा सा, तो इसके ऊपर बात कर ली जाए। टाइम मैनेजमेंट, ओके। और कट ऑफ, काफ़ी लड़के पूछेंगे कट ऑफ का क्या सीन है, तो देखो एक बात बता देता हूँ। पिछली बार से जो वैकेंसी थी उसकी इस बार हाफ वैकेंसी है, ठीक है। और कंपटीशन भी टाइम के साथ बढ़ता है, तो आप पुरानी कट ऑफ को बिल्कुल कंपेयर मत करके चलो। प्लस तब अलग अलग जोन में वैकेंसी की सिचुएशन अलग अलग थी, आपने जोन कौन सा भरा है अब उस चीज़ पे बहस मत करिएगा। जो भर दिया आपने बढ़िया भर दिया, अब बस आपके हाथ में एक ही चीज़ है, वो है पढ़ाई करना। तो CBT 1 और CBT 2 दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं आपको, ठीक है। तो कट ऑफ कैन बी एनीथिंग, कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पे, कई बार पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ अपने आप लो आ जाएगी, पेपर हार्ड आ गया कट ऑफ मतलब सॉरी पेपर इजी आए तो कट ऑफ हाई जाएगी, ऐसे। तो वो चीज़ें आप भी समझ सकते हो। तो कट ऑफ के लेके ज़्यादा मत सोचिएगा, आपको जो पुरानी वाली कट ऑफ है उससे ज़्यादा ही कंसीडर करके पढ़ना है, मैं आपको यही कहूँगा, ठीक है। अब आती बात टाइम मैनेजमेंट की, तो इसको दो पार्ट में आप बांट लीजिएगा। एक तो आपका सिविल वाला पार्ट है और एक आपका नॉन टेक है CBT 1। अब आप कहोगे कि मैं CBT 2 बाद में करूँगा, तो देखो बाद में करोगे नहीं चलेगा काम, आपको साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। तो डेली के आप मिनिमम 3 आवर्स आप सिविल को दे दीजिएगा, ठीक है। इसमें आप क्या करना, सबसे पहले प्रीवियस पेपर लगा लेना बुक से, है ना, एक बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सिविल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपको एक ही काम करना है, डेली नोट्स प्लस हैंडबुक, बस। तो आपको जब तक CBT 2 आपका एग्जाम नहीं हो जा CBT 1 नहीं हो जाता, तब तक आपको सिर्फ नोट्स और हैंडबुक को रिवीजन करना है, बस। उससे पहले एक बार प्रीवियस पेपर लगा लेना, पेपर का आइडिया रहने के लिए। और उसके बाद डेली बेसिस पे आप हैंडबुक को रिवीजन करो, ताकि आप चीज़ों को भूलो ना, और CBT 2 जब आ जाए तो फिर आप अच्छे से तैयारी में लग जाओ। अब बात करते हैं नॉन टेक की, तो मैथ, रीजनिंग, GK, करंट और साइंस, ठीक है। करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उससे बाहर आपकी करंट अफेयर नहीं जाएगी। PDF वगैरह हर मंथ अपलोड करते हैं हम, हर मंथ में वीडियो, एक मंथली वीडियो बनाते हैं, तो करंट आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। GK के लिए आपको बता ही दिया था, ठीक है। GK का कुछ नहीं करना, डेली के आपको मिनिमम 1 से 1 घंटा आपको इसको देना है, क्योंकि ज़्यादा इस पर टाइम देना भी बेवकूफ़ी होगी। मैथ को डेली के आप 2 से 3 घंटे दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग आप डेली का 1 आवर पढ़ लीजिए, बहुत हो जाएगी। अगर आपको रीजनिंग शुरू से पढ़नी है, जीरो से आपने कभी नहीं पढ़ी है, तो आप इसका टाइम बढ़ा के 2 घंटे कर दीजिए, क्लासेस वगैरह आपको देखनी हो। साइंस डेली के 2 से 3 घंटे आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी मिनिमम, ठीक है। इस तरह से आपका आप देख लीजिए कि आपकी वीकनेस क्या है, आपको कौन सा टॉपिक अच्छा है। हो सकता है आपकी मैथ बहुत अच्छी हो, तो आप आपका टाइम वो कहीं और बढ़ा देना। तो इस तरह से अपने टाइम को बांट के चलिए। प्लस मैंने आपको बताया था CBT 1 का डेली एक पेपर लगाना आपको, जो आपको बुक बताई थी उससे डेली एक पेपर लगा लेना, ठीक है। प्लस डेली आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, जो जो टॉपिक आप पढ़ते जाओ, टॉपिक वाइज उसके टेस्ट लगाते जाओ। जब आपका एक बार सिलेबस होने लग जाए, तो आप एटलीस्ट आप ये काम कर सकते हो, आप हर संडे को एक फुल लेंथ लगाइए और अपना एनालिसिस करिए कि मुझे कहाँ किन टॉपिकों में प्रॉब्लम हो रही है। टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा दोगे उतना अच्छा है। बुक प्रैक्टिस चाहे कम कर लो, लेकिन टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाओ, यही मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आपके लिए काम रहेगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से आप ओवरऑल कर सकते हो चीज़ों को। अब मैं वीडियो को समराइज़ कर रहा हूँ। आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है, जो जो चीज़ें हैं, जैसे आपकी थ्योरी बुक हो गए, आपके नोट्स हो गए, ठीक है। किसी भी कोचिंग के आपके नोट्स हो या आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हो, प्लस प्रीवियस पेपर बुक होनी चाहिए आपके पास, हैंड बुक होनी चाहिए रिवीजन के लिए, या आपके शॉर्ट नोट होने चाहिए,
तो अपना एक बार स्टडी मटेरियल फिक्स कर लो कि मुझे यहाँ से ये चीज़ें पढ़नी है, बात ख़त्म। उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट, एक प्रॉपर टाइम बना लेना कि आपको एग्ज़ाम से पहले आप सभी चीज़ों का आप 4-5 बार रिवीजन कर लो। इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट कर लेना। कंसेप्ट, जिन जिन टॉपिकों में आपको प्रॉब्लम है उनके आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, कहीं भी किसी भी आपके कोचिंग से। ऐसा नहीं कि सारी पढ़ने बैठ जाओ, इतना टाइम नहीं है। सबसे पहले आपको 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि इन्हीं से ही आपको आइडिया लगेगा, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी। टेस्ट सीरीज लगानी है, अपने जो आपके जो वीक पोर्शन है वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है। टेस्ट सीरीज से जितना अच्छा गुजर लोगे, आपको एग्ज़ाम में डर उतना ही कम लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। सीकिंग गाइडेंस, आप आपके टीचर से गाइडेंस ले सकते हो, आप हमसे ले सकते हो, जैसा भी आपको लगे। आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप चीज़ों डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उसमें भी टेलीग्राम पे आप डाउट डिस्कस कर सकते हो। स्टे हेल्दी, खाना पीना प्रॉपर टाइम पे हो, सुबह उठना वगैरह, एक हेल्दी रूटीन फॉलो कीजिए। बीमार पड़ गए तो एग्ज़ाम टाइम पे बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। कुछ जो दोस्त ऐसे भी आएंगे कि अरे आपने कहाँ से फॉर्म लगाया, कि मैंने तो यहाँ से लगा दिया, अरे यार यहाँ से तो बहुत फॉर्म चले गए, तुम्हारी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। तो नेगेटिव जो आपको करें, डिप्रेशन में आपको जो लोग लागे, उनसे दूर रहें, ऐसे लोगों से। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए कि अगर कोई और निकाल सकता है तो मैं भी एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। रिवीजन ही सबसे ज़्यादा एक सक्सेस की है। जितनी ज़्यादा बार रिवीजन उतना ही बेनिफिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ठीक है, PYQs हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक होंगे वो मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो की जो स्लाइड है उसका आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो ये एग्ज़ाम का जो भी मेरा एनालिसिस था, इसका PDF यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जितने भी सोशल हैंडल्स हैं उनके आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है, उस पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा सभी। और टेलीग्राम पे एक स्पेशल चैनल बनाया है रेलवे के लिए, उनका भी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। बाकी की सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है और व्हाट्सएप चैनल, दोनों पे आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूँगा। क्योंकि ये वीडियो मैंने एक बहुत मेहनत से बनाया है, इसमें सब कुछ आपका कवर किया गया है, मैं बार बार वीडियो नहीं बनाऊँगा। और तो आपका कोई भी डाउट रहे इसके बाद भी, ठीक है, बस आपका डाउट वैसा नहीं होना चाहिए कि मैंने फॉर्म में ये कर दिया, मुझे उसका क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन, बहुत सी चीज़ें आप ना पूछिए। पढ़ाई रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप वीडियो में पूछ सकते हो, हर किसी को मैं रिप्लाई दूंगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो हमारी मेहनत, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।